रुद्रा की हाजिरी से स्टडी रूम में सन्नाटा छा गया था। भारी पर्दों ने खिड़की को ढक रखा था, जिससे कमरे में काफी अंधेरा छाया हुआ था। रुद्रा अंदर जाकर डेस्क पर बैठा। उसकी नजरें नीचे बंधी हुई कांपती परछाई पर टिकी थीं। सामने ईरा बिना किसी भाव के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लक्ष्य को घूर रही थी। रुद्रा ने अपनी लंबी टांग से उस कुर्सी को ठोकर मारी जिस पर लक्ष्य को बांधा गया था। रुद्रा की गहरी आवाज गूंजी, बोल। लक्ष्य, जो अब तक चीखने चिल्लाने का नाटक कर रहा था, ठोकर से बुरी तरह कांप गया। उसकी सारी हेकड़ी एक पल में हवा हो गई और वो खुद में ही सिमट कर चुप हो गया। रुद्रा अचानक हंस पड़ा, पर उसकी हंसी में एक अजीब सा तूफान था जिससे लक्ष्य कांप उठा। रुद्रा ने लक्ष्य को घूरते हुए कहा, मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है? तुझे क्या लगता है कबीर झा बेरहम है और मैं कोई नरम दिल इंसान हूं? अचानक ईरा तेजी से आगे बढ़ी और उसने पलक झपकते ही लक्ष्य की गर्दन पर खंजर रख दिया, जिस कारण लक्ष्य की गर्दन से खून का एक छोटा सा फुवार फूटा। लक्ष्य को घूरते हुए ईरा ने बिना किसी इमोशन के कहा, मैं लोगों को मारना अच्छी तरह जानती हूँ, और वो भी ऐसी मौत जिसके बदले वो इंसान को खुद खुशी बेहतर लगे। लक्ष्य का डर इस पल अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसने ईरा को देखा और अचानक उसका पूरा शरीर जैसे अकड़ गया, इतना कि वो ईरा की नजरों से बचने के लिए अपना चेहरा तक नहीं घुमा पा रहा था। उसके सामने खड़ी ये औरत नर्क से निकली किसी पिशाचनी जैसी लग रही थी, जिसे न कानून की परवाह थी न किसी की जान की। आखिरकार लक्ष्य खन्ना का सारा सब्र जवाब दे गया। उसके गले से दिल दहला देने वाली चीख निकली। जैसे ही उसके मुंह पर लगी टेप हटाई गई, लक्ष्य कांपती आवाज में बोला, ये सब कबीर झा ने किया था। लक्ष्य का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उसे कोई दौरा पड़ गया हो। उसने हकलाते हुए आगे कहा, चिन्मय मेहता तो बस उसका एक चमचा था, एक पालतू कुत्ता। तुमने जो पानी पिया था उसमें ड्रग्स उसी ने मिलाया था, और कृति का इंतजाम भी उसी ने किया था। रुद्रा की मुट्ठियां भिज गईं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। रुद्रा ने ठंडे स्वर में पूछा, और क्या? जो भी तुझे पता है सब बता दे, एक भी डिटेल मत छोड़ना। लक्ष्य सांस लेने के लिए रुका, फिर जल्दी जल्दी बोलने लगा, मुझे उस टाइम की ज्यादा बातें नहीं पता। मैंने तो बस चिन्मय को कहते सुना था कि तेरी तो लॉटरी लग गई, कि तुझे कृति जैसी खूबसूरत लड़की के साथ रहने का मौका मिल रहा है। इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है। रुद्रा की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। उसने आगे पूछा, फिर क्या हुआ? चिन्मय का क्या हुआ? लक्ष्य ने बोलना जारी रखा। तुम्हारे पकड़े जाने के लगभग आधे महीने बाद अचानक एक दिन कुछ पुलिस वाले हॉस्टल में घुस आए और चिन्मय को उठाकर ले गए। हम सब डर गए थे। जब उसे पकड़ा जा रहा था तब भी वो कबीर झा को गालियां दे रहा था। चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि कबीर झा काम निकलने के बाद धोखा दे रहा है, नदी पार करके पुल तोड़ रहा है। लक्ष्य अभी भी कांप रहा था। लक्ष्य ने आगे कहा, चिन्मय को किसी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया था। जब तक हमारा ग्रेजुएशन हुआ, चिन्मय के माँ बाप हॉस्टल में उसका सामान पैक करने आए। तब मुझे पता चला कि वो मर चुका है। सब कह रहे थे कि उसने जुर्म के डर से सुसाइड कर लिया। रुद्रा के होठों पर एक सर्द मुस्कान आई। सुसाइड? तुम्हें भी यकीन है इस पर? अचानक लक्ष्य बोल उठा, वो सुसाइड नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये कबीर झा था। कबीर झा ने उसे मरवा दिया ताकि उसका राज दफन हो जाए। चिन्मय को ले जाया गया, लेकिन उस पर कोई आरोप नहीं लगा। किसी को नहीं पता था कि उसे किस जेल में रखा गया था। लक्ष्य की आंखें खून से भर गईं। कबीर झा का असर बहुत बड़ा है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। पुलिस में, कोर्ट में, हर जगह उसके लोग हैं। अगर उसे पता चल गया कि मैंने ये सब तुम्हें बताया है, तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। वो मुझे भी चिन्मय की तरह खत्म कर देगा। अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका था। सब कुछ सुनने के बाद
रुद्रा बिना किसी हाव भाव के उठा। रुद्रा ने बिना पीछे मुड़े कहा, ईरा चलो। लक्ष्य की गर्दन पर ईरा ने जो खंजर रखा था उससे लगातार खून बह रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो रुद्रा को जाते हुए देख पागलों की तरह चीख रहा था, मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता था। मैं बस जिंदा रहना चाहता हूं। मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया और ना ही मैं इन बातों को सुनना चाहता था। ये सब मेरे सामने हुआ, मैं क्या करता? प्लीज मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बस जीना चाहता हूं, प्लीज। ईरा एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने अपना खंजर उठाया, लेकिन रुद्रा ने दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़े बिना ही कहा, उसे छोड़ दो। ईरा हैरान हो गई। दरवाजे के बंद होते ही लक्ष्य की चीखें अंदर ही दब गईं। दरवाजे के बाहर ईरा ने अपना खंजर थामे हुए कहा, अल्फा कमांडर, वो मरने के लायक है। उसने सब कुछ देखा फिर भी चुप रहा। रुद्रा ने अपना सिर हिलाया और एक पल रुकने के बाद बोला, नहीं, नॉर्दर्न टेरिटरी के जिन लोगों ने हमारे देश पर हमला किया वो मरने के लायक थे। लक्ष्य ने गलती की, लेकिन उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वो बस एक डरपोक गवाह था। ईरा ने हल्की चिढ़ के साथ कहा, लेकिन सर, डरपोक होना कोई बहाना नहीं है। अगर वो उस टाइम बोल देता तो शायद आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। रुद्रा ने ईरा की तरफ देखा। उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। ईरा, इमोशंस को खुद पर हावी मत होने दो। तुम एक सोल्जर हो। तुम्हारी तलवार हमेशा देश के दुश्मनों और बुराई पर उठनी चाहिए, डर से चुप रहने वाले कमजोर लोगों पर नहीं। वो मौत का हकदार नहीं है। उसे इस बार जो सबक मिला है वो काफी है। ईरा एकदम से चुप हो गई। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। रुद्रा ने उसके कंधे पर थपकी दी और कहा, याद रखना, अपने हाथों को खून से रंगना कोई अच्छी बात नहीं है। जो सजा के लायक हैं उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन हर किसी को मौत की सजा देना ठीक नहीं। रुद्रा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी बातों ने ईरा के दिमाग में दबे एक पुराने भयानक ख्वाब को फिर से जिंदा कर दिया। उदासी से ईरा की आंखें नीचे झुक गईं। बचपन में हुआ हादसा उसकी आंखों के सामने छा गया। वो अलमारी में छिपी हुई थी, डाकुओं को अपने माँ बाप के सिर पर पैर रखकर हंसते हुए देख रही थी। वो बार बार चाकू घोंप रहे थे और गहरा लाल खून पूरे फर्श पर बह रहा था। डाकुओं के जाने के बहुत देर बाद तक वो बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाई। ईरा एकदम धीरे से बोल उठी, जैसे खुद से ही बात कर रही हो। मैं जानती हूं कि खून से बुराई खत्म नहीं हो सकती, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई बेहतर तरीका भी नहीं सूझता। काश उस वक्त मैं उन दरिंदों को रोक पाती। रुद्रा उसका दुख समझ गया। उसने नरमी से कहा, तब तुम एक बच्ची थी जिससे कुछ भी कर पाना नामुमकिन था, लेकिन अब तुम अलग हो। अब तुम उन लोगों को बचा सकती हो जो बेकसूर हैं, और उन्हें सजा दे सकती हो जो सच में गुनहगार हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद जिया ने रुद्रा का हाथ पकड़ रखा था और किंडरगार्टन जाने की जिद कर रही थी। जिया ने कहा, डैड, मुझे आज स्कूल जाना है। अगर मैं आज नहीं गई तो मुझे इस हफ्ते लिटिल रेड फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, और अगर लिटिल रेड फ्लावर्स नहीं मिले तो मैं आपके साथ गिफ्ट कैसे बदलूंगी? कृति ने समझाने की कोशिश की, बेटा तुम कल से जाना स्कूल, आज घर पर आराम करो। लेकिन जिया ने सामने कहा, नहीं मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मुझे स्कूल जाना है। रुद्रा को परेशान करने के बाद वो कृति को परेशान करने लगी। उसकी जिद के आगे दोनों हार मान गए। मजबूर होकर रुद्रा ने खुद गाड़ी चलाई। पहले जिया को किंडरगार्टन छोड़ा। जिया ने गाड़ी से उतरते हुए खुशी से कहा, थैंक यू डैड, बाय मम्मा, मैं शाम को मिलूंगी। फिर रुद्रा कृति के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए निकला। हॉस्पिटल के गेट के पास उतरते हुए कृति ने कहा, रुद्रा, ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। मैं अंदर जाती हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊं। रुद्रा ने सिर हिलाया, हाँ
मैं पार्किंग करके आता हूँ। जब रुद्रा पार्किंग की जगह ढूंढ रहा था तब उसे चेतन जोशी का फोन आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, रुद्रा भाई, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे पता है आप बिजी होंगे। रुद्रा को कोई हैरानी नहीं हुई। उस दिन चेतन जोशी का असिस्टेंट फरहान खाली हाथ लौटा था और चेतन जोशी को उससे कुछ काम था तो जाहिर है कि वो पर्सनली कांटेक्ट करेगा ही। रुद्रा ने शांति से कहा, कोई बात नहीं मिस्टर जोशी, बताइए। चेतन जोशी ने बात आगे बढ़ाई, इस बार बात चार्वी की नहीं है रुद्रा भाई, ये आपके छोटे भाई कुणाल के बारे में है। रुद्रा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। चेतन जोशी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, कल रात कुणाल मेरे पास आया था, कह रहा था कि वो गोयंका फैमिली की तरफ से मेरे साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा करना चाहता है। मैंने प्लान देखा है। चेतन जोशी ने एक पल रुक कर कहा, यह आपके पिता का छोड़ा हुआ प्रोजेक्ट है रुद्रा भाई, और कुणाल इसे मेरे साथ पार्टनरशिप में करना चाहता है। मुझे गोयंका फैमिली के नाम पर इसमें दखल देना ठीक नहीं लगता। यह सुनते ही रुद्रा के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट तैर गई। उसने मन में सोचा कि शायद जोशी फैमिली की बड़ी बेटी से शादी करना इतना आसान नहीं है। कुणाल जोशी फैमिली में ऊपर चढ़ने के लिए अपने पिता की छोड़ी नींव को भी हिलाने को तैयार है। रुद्रा ने शांत लहजे में कहा, मिस्टर जोशी, आप बहुत समझदार हैं। मैंने ही अपने छोटे भाई को ठीक से डिसिप्लिन नहीं सिखाया, इसीलिए मुझे आपकी नजरों में शर्मिंदा होना पड़ा। यह सुनकर कि बात बन सकती है, चेतन जोशी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं रुद्रा भाई, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, लेकिन यह मामला शायद इतना सीधा नहीं है। कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्यों ना हम मिलकर डिटेल में बात करें? रुद्रा का भी यही इरादा था। ठीक है, आप टाइम और प्लेस बता दीजिए। चेतन जोशी ने कहा, परफेक्ट, मैं एड्रेस मैसेज कर देता हूं, आज शाम 4 बजे। रुद्रा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं वहां मिलता हूं। शाम को मिलने की जगह एक बहुत ही सीक्रेट प्राइवेट क्लब में तय की गई थी। वेटर रुद्रा को चेतन जोशी के प्राइवेट कमरे में ले गया, चाय और नाश्ता परोसा और फिर चुपचाप चला गया। चार्वी जोशी भी वहां थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने रुद्रा को देखते ही कहा, अंकल, आप आ गए। मैं खास तौर पर आपसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। रुद्रा मुस्कुराया, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुमने अपना ख्याल रखकर जल्दी रिकवरी कर ली है। खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। चार्वी ने शिकायत की, बिल्कुल, आपको पता नहीं मेरे डैड कितने बेरहम हैं। मेरा फोन जब्त कर लिया। मैं अपने फ्रेंड्स को मैसेज भी नहीं कर सकती। कह रहे हैं कि पहले पूरी तरह से रिकवर हो जाओ। चार्वी ने चेतन जोशी को घूर कर देखा। चेतन जोशी बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए। बेटा, तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? चार्वी ने मुंह बनाया, फिर समझदारी से बोली, अंकल, आप पहले पापा के साथ बिजनेस की बात कर लीजिए। जब आपकी बात खत्म हो जाए तो मैं आपसे मिलने वापस आऊंगी। मुझे आपको अपने फ्रेंड से मिलवाना है। रुद्रा ने सिर हिलाया। ठीक है चार्वी। चार्वी वहां से चली गई। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों रह गए थे। चेतन जोशी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने कहा, चार्वी इस खतरनाक मुसीबत से बच गई। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। चेतन जोशी की आवाज में एक पिता का डर साफ सुनाई दे रहा था। उन्होंने आगे कहा, मैं बस उसे हर दिन जिंदा दिल देख सकूं, हंसते खेलते देख सकूं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पैसा, बिजनेस, सब कुछ फीका है उसके सामने। चेतन जोशी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक पिता का प्यार साफ झलक रहा था। आप चार्वी के जीवन दाता हैं रुद्रा भाई। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और इसलिए गोयंका फैमिली के मामलों के बारे में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूं। चेतन जोशी ने टेबल से कुछ पेपर्स उठाए और रुद्रा की तरफ बढ़ाए। कुणाल ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सब यहाँ है। आप पहले इन्हें ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको पूरी बैक स्टोरी बताता हूं। रुद्रा ने पेपर्स उठाए और पढ़ना शुरू किया। उन्हें पढ़कर रुद्रा की आंखें बड़ी हो गई।
कुणाल और गोयनका परिवार की बात ने कमरे में खामोशी फैला दी थी। कमरे के बीचों बीच चाय की किटली उठाकर चेतन जोशी ने रुद्रा और अपने लिए गर्मा गर्म चाय डाली। चेतन जोशी ने कप रुद्रा की तरफ बढ़ाते हुए अपनी बात शुरू की। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। मौजूदा गोयनका कॉरपोरेशन इसे संभाल नहीं सकती, लेकिन कुणाल ने जोशी फैमिली से मदद नहीं मांगी, बल्कि मुझसे मांगी, एक बाहरी आदमी से। तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लगता? चेतन जोशी ने एक गहरी सांस ली, जैसे सीने में दबी पुरानी यादें ताजा हो गई हों। उन्होंने आगे कहा, बात तब की है जब राजदीप भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ था। उनके बाद कोई वसीयत न होने के कारण कुणाल और उसकी मां को बोर्ड का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। हर कोई उन्हें शक की निगाह से देख रहा था। चेतन जोशी ने चाय का एक घूंट लिया। बोर्ड का भरोसा जीतने के लिए कुणाल ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उसने राजदीप भाई साहब के छोड़े हुए सबसे बड़े और सबसे मुनाफे वाले प्रोजेक्ट्स को थाली में सजाकर जोशी फैमिली को दे दिए। राजदीप भाई साहब की बनाई स्ट्रेटजी पर बने वो प्रोजेक्ट्स हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुए। जोशी फैमिली ने उन प्रोजेक्ट से बेतहाशा दौलत कमाई। चेतन जोशी की आवाज में अफसोस साफ झलक रहा था। और इस मेहरबानी के बदले में जोशी फैमिली में शादी करने का मौका पाकर कुणाल को हमारा मजबूत सहारा मिल गया। उसी सहारे की बदौलत वो गोयनका कॉरपोरेशन में अपनी जगह बना पाया। लेकिन उसे कामयाबी तुरंत चाहिए थी। आज का गोयनका कॉरपोरेशन कुणाल की वजह से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। चेतन जोशी ने रुद्रा की आंखों में देखा। जोशी फैमिली चालाक है रुद्रा। अगर कुणाल सच में गोयनका कॉरपोरेशन को बर्बाद कर देता है तो जोशी फैमिली उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। इसलिए ये प्रोजेक्ट उसका आखिरी मौका है। रुद्रा ने शांति से चाय का घूंट लिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो कोई कहानी नहीं बल्कि किसी कंपनी की केस स्टडी सुन रहा हो। उसने कप नीचे रखते हुए कहा, मिस्टर जोशी, घर की इज्जत यूं सरेआम उछाली नहीं जाती। मेरी वजह से खामखा आपको इसमें फंसना पड़ा। अब जब मैं वापस आ गया हूं तो मुझे ही फैमिली की सफाई करनी होगी। रुद्रा के इन शब्दों को सुनकर चेतन जोशी जोर से हंस पड़े। ये तुम्हारा फैमिली मामला है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। मैं कोई मौका देखकर कुणाल को मना कर दूंगा। ठीक उसी पल दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक आवाज आई, मिस्टर जोशी, गोयनका कॉरपोरेशन से मिस्टर कुणाल आपसे मिलना चाहते हैं और रेस्ट एरिया में इंतजार कर रहे हैं। चेतन जोशी ने रुद्रा की आंखों में देखा और बिना एक पल सोचे दृढ़ता से जवाब दिया, उनसे कहो कि मैं एक बहुत खास मेहमान के साथ मीटिंग में हूं और अभी नहीं मिल सकता। वो आदमी सिर झुकाकर चला गया। चेतन जोशी ने मुस्कान के साथ रुद्रा की ओर देखा। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा छोटा भाई बहुत उतावला है। कल रात ही उसने मुझे प्रपोजल भेजा और आज सुबह पूछताछ करने आ गया। एक पल रुककर उन्होंने अपनी असली बात सामने रखी। गोयनका कॉरपोरेशन में तुम्हारा भी हिस्सा है। अगर तुम उसके लिए लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रुद्रा ने अपने हाथ में चाय के कप को घुमाते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे गोयनका कॉरपोरेशन में पहले भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर कुणाल चाहे तो उसे ले सकता है, लेकिन जब वो खुद उसकी कद्र नहीं कर रहा तो अब शायद मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। अंदर का नजारा किसी कसाई खाने से कम नहीं था। चारों तरफ खून के छींटे और टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था और वो बुरी तरह कांप रही थी। तभी गश्त लगाता हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड जब क्लब के दरवाजे के पास से गुजरा तो अंदर का वो खूनी मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने घबराकर चिल्लाया, सिक्योरिटी, जल्दी यहाँ आओ, इमरजेंसी है। उसकी आवाज में इतनी दहशत थी कि सुनते ही 4 सिक्योरिटी गार्ड अपने डंडे फटकारते हुए भागे भागे वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर की हालत देखी, उनके पसीने छूट गए। जमीन पर पड़े कुणाल को देखकर उनका खून सूख गया।
पर उससे भी ज्यादा डर उन्हें रुद्रा को वहां खड़ा देखकर लगा, जो मिस्टर जोशी का खास मेहमान था। उन्होंने तुरंत रुद्रा के सामने झुककर माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर रुद्रा, हमें वाकई बहुत अफसोस है। हम इसे अभी इसी वक्त यहाँ से घसीटकर बाहर निकाल देते हैं। एक गार्ड ने बाकियों को डांटते हुए कहा, जल्दी करो, देख क्या रहे हो? इस जैसे आवारा की हिम्मत कैसे हुई क्लब में घुसने की? मिस्टर जोशी के खास मेहमान को परेशान कर रहा है और तुम सब यहाँ मुफ्त की पगार ले रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जरा भी देर न करते हुए फुर्ती दिखाई। कुणाल को जानवरों की तरह जमीन पर घसीटा जाने लगा। वो हाथ पैर मारता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन उसकी एक न चली। उसकी सारी अकड़ पल भर में हवा हो गई थी। वो किसी पागल की तरह चीख रहा था, ये नामुमकिन है, ये आदमी मिस्टर जोशी का मेहमान कैसे हो सकता है? ये झूठ है। लेकिन कुणाल के सवालों का जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। उसे क्लब से बाहर घसीटे जाने के आखिरी पलों में उसने देखा कि क्लब का वही मैनेजर, जिसने कुछ देर पहले उसे एक कोने में इंतजार करने भेजा था, अब रुद्रा के सामने किसी पालतू कुत्ते की तरह दुम हिला रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। कुणाल को बाहर फेंक दिया गया और एक वेटर फौरन फर्श साफ करने के लिए आ गया। कुछ ही पलों में सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ देर बाद आखिरकार चार्वी जोशी बड़े नाजो अंदाज के साथ किसी राजकुमारी की तरह बाहर निकली। उसने न सिर्फ खूबसूरत मेकअप किया हुआ था, बल्कि उसके हल्के घुंघराले लंबे बाल भी संवारे हुए थे। चार्वी का चेहरा बहुत मासूम था। जब वो मुस्कुराती तो उसकी आंखें भी मुस्कुराने लगती। उसने बड़े हक से रुद्रा की बाह पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोली, चलो अंकल, मेरे सारे क्लासमेट्स परेशान कर रहे हैं, कब से मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं। रुद्रा बेचारा कुछ कह न सका और उस लड़की के साथ चुपचाप क्लब से बाहर चला गया। बाहर निकलकर उसने देखा कि कुणाल अभी तक गया नहीं था। वो गुस्से में क्लब के दरवाजे को घूर रहा था, जैसे सिर्फ रुद्रा के बाहर आने का ही इंतजार कर रहा हो, ताकि अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। चार्वी और रुद्रा को इस तरह बाहों में बाहें डाले आते देख कुणाल की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। वो तेजी से कुछ कदम आगे बढ़ा और चार्वी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने लगभग चीखते हुए कहा, मिस जोशी, 1 मिनट रुकिए। कुणाल के चेहरे से खून तो पोंछ लिया गया था, लेकिन वो अब भी अपनी नाक पर एक टिश्यू दबाए हुए था और उसके सिकुड़े हुए सूट के कॉलर पर भी खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। उसे इस हालत में देखकर चार्वी ने तुरंत 2 कदम पीछे हटा लिया। उसने कुणाल को घूरते हुए पूछा, तुम कुणाल हो ना, प्राइम केयर यूनिवर्सिटी वाले? ये सुनकर कि चार्वी उसे जानती है, कुणाल का आत्मविश्वास तुरंत लौट आया। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, मिस जोशी, आप मुझे जानती हैं, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। उसे उम्मीद थी कि चार्वी उसकी इस बात से इम्प्रेस होगी, लेकिन चार्वी ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, तुम यूनिवर्सिटी की हर एक्टिविटी में अपना चेहरा चमकाते फिरते हो और हर जगह खुद को जीनियस स्कॉलर, जीनियस एंटरप्रेन्योर बताते घूमते हो। तुम्हारा दिखावा तो प्रिंसिपल से भी बड़ा है। अच्छा होता कि मैं तुम्हें नहीं जानती। कुणाल का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। उसने एक नजर रुद्रा पर डाली, जो खामोश खड़ा सब देख रहा था, और फिर अपनी बात जारी रखी। मिस जोशी, मैं आपको बस ये बताने आया हूं कि आपके साथ जो ये रुद्रा है, इससे दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। रुद्रा ने उसे रोका नहीं, बस हल्की सी मुस्कान के साथ वो कुणाल को देखता रहा। रुद्रा का ये अंदाज कुणाल को अनकंफर्टेबल कर रहा था, लेकिन वो फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने चार्वी से कहा, शायद आप नहीं जानती, ये मेरा बड़ा भाई है। इसने एक लड़की के साथ कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से इसे जेल हुई और ये 6 साल की सजा काटकर हाल ही में बाहर आया है। ये सुनकर चार्वी का चेहरा उतर गया। कुणाल को लगा कि मौका अच्छा है। उसने मन में सोचा कि वो इस आग में और घी डालकर रुद्रा का बना बनाया काम बिगाड़ देगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ चार्वी ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। तो तुम अंकल के छोटे भाई हो, और तुम एक छोटा भाई होकर अपने सगे भाई के बारे में एक बाहरी लड़की के सामने ऐसी बातें कर रहे हो। कुणाल को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसने मन में सोचा कि मैंने इतनी बड़ी बात बता दी, चार्वी को तो रुद्रा को डांटना चाहिए।
ये मुझे क्यों डांट रही है? चार्वी को अपने पिता चेतन जोशी की बात याद आई कि रुद्रा के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करनी है। उसने अपना गुस्सा किसी तरह दबा लिया, वरना वो अभी किसी को बुलाकर कुणाल के मुंह पर 2 थप्पड़ लगवा देती। चार्वी ने सख्त लहजे में कहा, एक बात साफ साफ सुन लो, रुद्रा के साथ मेरा क्या रिश्ता है, ये हम दोनों के बीच की बात है। जब मेरे पापा मुझे नहीं रोकते तो तुम कौन होते हो? मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? क्या तुमने मुझे चार्वी जोशी को कोई सीधी सादी लड़की समझ रखा है जिसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है? कुणाल का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। चार्वी ने और गुस्से से कहा, मेरे पास अपना दिमाग है, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं इसका फैसला मैं खुद करती हूँ। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुमने क्या सोचा कि तुम 2-4 बातें बोलकर किसी को भी अपनी बातों में फंसा लोगे? मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। कुणाल के माथे पर पसीना आने लगा। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो समझ गया कि वो जो भी कहेगा गलत ही होगा। अगर वो कहता कि रुद्रा से उलझना ठीक नहीं तो ये अमीरजादी और भड़क जाएगी। कुणाल का सारा जोश ठंडा पड़ता देख चार्वी को भी मजा नहीं आया, लेकिन उसे रुद्रा के लिए बुरा लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि भगवान ऐसा भाई किसी को ना दे। चार्वी एक पल के लिए चुप रही, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया। चार्वी ने आगे कहा, एक बात और, अगर उनसे कोई गलती हुई भी थी तो भी तुम उनके सगे भाई हो। क्या तुम्हारे अंदर भाईचारे जैसी कोई चीज नहीं है? प्राइम केयर यूनिवर्सिटी में तो बड़े ताकतवर बनते फिरते हो, लेकिन असलियत में अपने ही भाई के लिए इतने बेरहम हो। तुम्हारे जैसा पाखंडी मैंने आज तक नहीं देखा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये सुनकर रुद्रा भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने मन में सोचा कि ये लड़की तो छुपी रुस्तम निकली। दिखने में तो मासूम और प्यारी लगती थी, जैसे किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सकती हो, लेकिन उसका दिमाग उसकी शक्ल से कहीं ज्यादा तेज था। कुणाल को ही देख लो, चार्वी ने उसे ऐसा सुनाया था कि उसने शर्म के मारे अपनी गर्दन झुका ली थी। कुणाल शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया था। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। वहां खड़े रहकर चार्वी की नफरत भरी निगाहों को झेलना किसी सजा से कम नहीं था। चार्वी ने कहा, अंकल चलें? चार्वी ने कुणाल की तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। उसके लिए कुणाल का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन वो अभी भी गुस्से में थी। गाड़ी में बैठने के बाद भी वो मुंह फुलाए बड़बड़ा रही थी। चार्वी ने बड़बड़ाते हुए कहा, हद है, मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा इंसान भी कोई हो सकता है। इतना बेवकूफ और खुद को पता नहीं क्या समझता है। फिर वो रुद्रा की ओर मुड़ी। अंकल, उसने आपके बारे में इतना कुछ कहा, आपको गुस्सा नहीं आया? मैंने तो अपना आपा ही खो दिया था। रुद्रा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा गुस्सा तुमने निकाल तो दिया। तुमने उसे ऐसा डांटा कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। ये सुनकर चार्वी शर्मा गई। उसने धीरे से अपना सिर नीचे झुका लिया, जिससे उसकी लंबी गोरी गर्दन दिखाई देने लगी। उसने धीरे से समझाया, मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो आपके बारे में बकवास कर रहा था। मैं वैसे बहुत शांत रहती हूँ और आसानी से अपना आपा नहीं खोती। रुद्रा ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। हालांकि चार्वी में एक अमीर लड़की वाली अकड़ और जिद थी, लेकिन वो बेमतलब किसी से नहीं उलझती थी, इसलिए वो सीधी और खरी लगती थी। उन दोनों को गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखकर कुणाल के अंदर नफरत की आग और भड़क उठी। उसने अपना फोन निकाला और चारुलता को फोन लगाया और उसे आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ एक सांस में बता दिया। दूसरी तरफ से चारुलता ने कहा, अगर मुझे पता होता कि वो चार्वी जोशी इतनी बेवकूफ है तो मैं तुम्हें उसी के पीछे लगा देती। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। जब चेतन जोशी मर जाएगा तो जोशी फैमिली का सारा बिजनेस हमारा होगा। कुणाल को अभी अभी चार्वी से जबरदस्त बेइज्जती मिली थी। ये सुनकर वो और चिढ़ गया। क्या तुम ख्वाब देखना बंद करोगी और जल्दी से कोई रास्ता सोचोगी? अगर चेतन जोशी ने सच में रुद्रा की मदद कर दी तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गरीबी में जीने का ख्याल आते ही चारुलता का दिल घबरा गया
लेकिन उसने फिर भी शांति से कहा, इतनी जल्दी क्या है? एक काम करो, तुम वापस आओ और हम तुम्हारी मंगेतर के घर चलते हैं। वहां जाकर कहेंगे कि रुद्रा गोयंका फैमिली का बिजनेस हड़पना चाहता है। उन्हें आपस में लड़ने देते हैं। कुणाल की आंखें चमक उठी। किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, ये रास्ता फिलहाल सबसे ठीक लग रहा था। चारवी जोशी रुद्रा को प्राइम केयर यूनिवर्सिटी तक ले आई थी। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर 2 मॉडर्न लड़कियां अपना फोन चला रही थी। जैसे ही उन्होंने चारवी को आते देखा, उनमें से एक ने फौरन अपना फोन नीचे किया और अपने बाल ठीक करने लगी, जबकि दूसरी लड़की की नजरें चारवी के साथ चल रहे रुद्रा को ऊपर से नीचे तक तौलने लगी। चारवी ने दूर से ही आवाज लगाई, अंकल इधर आइए, मैं आपको इनसे मिलवाती हूं। चारवी ने पहचान करवाते हुए कहा, अंकल इनसे मिलिए, ये है हमारी ब्यूटी क्वीन ज्योति और ये है इशिता सिंह। ये दोनों मेरी रूममेट्स हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड्स भी। रुद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मैं रुद्रा हूं, स्कूल के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर। ज्योति की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। रुद्रा, अरे मैं आपको जानती हूं, मैंने आपके बारे में स्कूल न्यूज़पेपर में पढ़ा था। आप तो मेडिकल डिपार्टमेंट के लेजेंडरी टॉपर थे। इशिता ने ही अपनी बात रखी, हाँ, जिसने मेडिकल डिपार्टमेंट की सारी स्कॉलरशिप जीती थी। मुझे याद है, उनका नाम रुद्रा ही था। प्राइम केयर जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल करना बहुत मुश्किल था और यूनिवर्सिटी बनने के बाद सारी स्कॉलरशिप जीतने वाला रुद्रा पहला और अकेला था। रुद्रा के बारे में सुनकर चारवी सरप्राइज थी। वो बोली, अंकल आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता तो मैं आपको इन दोनों से मिलवाने लाती ही नहीं। ये दोनों किसी शैतान से कम नहीं है। तीनों लड़कियां हंसी मजाक कर ही रही थीं कि दूर से एक शानदार नीले रंग की स्पोर्ट्स कार गेट पर आकर रुकी, जिसका साइड मिरर लगभग रुद्रा की पीठ को छीलते हुए निकल गया। कार से लंबे बालों वाला एक लड़का बाहर निकला। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। लड़के ने रुद्रा को धक्का देते हुए कहा, ओए अंधे, दिखता नहीं? ये 12 लाख की स्पोर्ट्स कार है, गंदी हो जाएगी। ये देख चारवी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, लोकेश वर्मा, तुम तमीज से बात नहीं कर सकते क्या? एक तो तुमने टक्कर मारी और ऊपर से अकड़ दिखा रहे हो। लोकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कैंपस क्वीन, इतना गुस्सा मत करो। मेरी गाड़ी के एक साइड मिरर की कीमत में कुछ लोगों का तो घर बिक जाएगा। क्यों, सही कहा ना? रुद्रा ने सिर्फ अपनी भौहें हल्की सी उठाई, लेकिन कुछ कहा नहीं। लोकेश ने फूलों का गुलदस्ता चारवी की ओर बढ़ाते हुए कहा, कैंपस क्वीन, नाराज मत हो, दोपहर में मैं तुम्हें लंच पर ले चलूंगा। चारवी ने कहा, पूरी यूनिवर्सिटी जानती है कि तुम कितने बड़े स्कम हो। मुझे मैच्योर और शांत स्वभाव के मर्द पसंद हैं, खासकर डॉक्टर्स। तुम जैसों से मुझे सख्त नफरत है। चारवी ने आगे कहा, मैं जब अपना बॉयफ्रेंड चुनूंगी तो 12 लाख की स्पोर्ट्स कार तो क्या, मैं उस पर 100 करोड़ भी खर्च करने को तैयार हूं। लोकेश का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने रुद्रा की ओर देखकर कहा, अपने माँ बाप के पैसे खर्च करना जायज है, लेकिन जो मर्द औरतों के पैसों पर पलते हैं वो मर्द कहलाने के लायक नहीं होते। लोकेश ने अचानक गुलदस्ता पूरी ताकत से रुद्रा की ओर दे मारा। उसने चिल्लाकर कहा, जब कैंपस क्वीन को नहीं चाहिए तो ये ले, मैं तुझे देता हूं। लेकिन जैसे ही गुलदस्ता रुद्रा के गाल को छूने वाला था, लोकेश का हाथ हवा में ही जम गया। रुद्रा ने उसकी कलाई जोर से पकड़ ली थी। लोकेश ने दांत पीसते हुए गाली दी, थक तेरी की। लेकिन वो कलाई टस से मस नहीं हुई। रुद्रा अभी भी बिल्कुल शांत था। फिर अचानक उसकी हथेली घूमी, हड्डी के खिसकने की आवाज आई और लोकेश दर्द से चीख पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। गुलदस्ता जमीन पर गिर पड़ा। चारवी, ज्योति और इशिता सन्न रह गईं। सिर्फ एक कड़ाक की आवाज और सच में हाथ उतर गया। चारवी के चेहरे पर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई।
उसने कहा, अंकल, मैंने सोचा नहीं था कि एक डॉक्टर किसी की पिटाई करते हुए इतना कूल लग सकता है। तभी रुद्रा का फोन बजा। रुद्रा ने फोन को इग्नोर करके लोकेश की कलाई को फिर से पकड़ लिया। लोकेश अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बच न सका। फिर से कड़ाक की आवाज आई और कलाई वापस अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। रुद्रा ने अब अपना फोन उठाया और सिर्फ अपनी लोकेशन बताकर फोन काट दिया। आसपास खड़े स्टूडेंट्स फुसफुसा रहे थे। चार्वी ने पूछा, अंकल, आपको कहीं जाना है क्या? रुद्रा ने कहा, हाँ, अचानक एक काम आ गया है। मैं किसी और दिन इसकी भरपाई कर दूंगा। चार्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब मेरी क्लास नहीं होगी तो मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। बाकी दोनों लड़कियों ने भी एक साथ कहा, हाँ, हम सब साथ में आएंगी। कुछ ही पल में वीआईपी नंबर प्लेट वाली एक लग्जरी कार उनके बगल में आकर रुकी। गौरव सैनी ड्राइवर की सीट से उतरा और रुद्रा के लिए दरवाजा खोला। रुद्रा जैसे ही कार में बैठा, गौरव ने गाड़ी स्टार्ट की और वो वहां से निकल गए। पुलिस स्टेशन की तरफ गाड़ी सरपट दौड़ाते हुए गौरव सैनी तेजी से गाड़ी पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ा रहा था, पर साथ ही उसकी नजर रुद्रा पर भी थी। वो रुद्रा के मन की बात समझ गया था। उसकी आवाज में एक सुकून था, जैसे एक मुश्किल केस अपनी मंजिल तक पहुंच गया हो। गौरव ने कहा, जयेश माथुर के सारे पुराने जुर्म सामने आ गए हैं। इस किडनैपिंग केस के साथ साथ सारे एविडेंस कल ही कोर्ट में जमा कर दिए गए थे। गौरव ने एक गहरी सांस ली और आगे बताया, कोर्ट ने सुनवाई में तेजी दिखाई और अभी अभी फैसले में 30 साल की सजा सुनाई है। आज दोपहर उसे जेल भेज दिया जाएगा। रुद्रा ने बस हल्के से अपना सर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें गाड़ी की खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते शहर को देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक तूफान चल रहा था। सालों की लड़ाई आज खत्म हो रही थी, लेकिन ये जीत का जश्न नहीं था, ये एक हिसाब का अंत था। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डायरेक्टर को 50-55 साल के एक पति पत्नी ने हॉल में दीवार के किनारे घेर रखा था। हालांकि वो जोड़ा अच्छे कपड़ों में था और उन्होंने खुद को संवारने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी उनके चेहरों पर हफ्तों की थकान और गहरी मायूसी साफ झलक रही थी। उनके हाथों में खूबसूरती से पैक किए हुए तोहफे थे, जो उनकी हैसियत तो दिखा रहे थे, पर उनकी बेबसी नहीं छिपा पा रहे थे। वो अदब से झुके हुए लगातार मिन्नतें कर रहे थे। उस औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, डायरेक्टर साहब, आप बड़े आदमी हैं, आपकी बात में वजन है। प्लीज हमें हमारे बेटे से एक बार मिलने दीजिए। हम उसे समझाएंगे कि वकील से जरूर कोई गलती हुई होगी। उसके पति की आंखें भी बुझी हुई थीं और वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए थे। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, माँ बाप होते हुए हम अपने बच्चे को जेल जाते हुए देखकर हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। हमें एक बार और कोशिश करने दीजिए, बस एक बार। डायरेक्टर पूरी तरह से घबराया हुआ और परेशान लग रहा था। जैसे ही उसकी नजर कोने से आते रुद्रा और गौरव सैनी पर पड़ी, उसे लगा जैसे कोई बचाने वाला आ गया हो। उसने फौरन हाथ हिलाकर उन्हें इशारा किया, फिर उस जोड़े को समझाते हुए बोला, देखिए आप दोनों समझिए, जयेश माथुर का केस बहुत बड़ा है। ऊपर से बड़े ऑफिसर्स खुद इस पर नजर रखे हुए हैं। सब कुछ प्रोसेस के हिसाब से हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मैं नरमी नहीं बरतना नहीं चाहता, पर यह फैसला मैं नहीं कर सकता। ये कहते हुए उसने जानबूझकर एक नजर रुद्रा और गौरव की तरफ डाली। रुद्रा तुरंत समझ गया। मैं फैसला नहीं कर सकता का मतलब था कि वो इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता था और चाहता था कि रुद्रा खुद ही इस मामले को संभाले और बुरा बने। रुद्रा डायरेक्टर के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता था। वो बस सीधा उस जोड़े के पास चला गया। रुद्रा ने मजबूत आवाज में पूछा,
आप जयेश माथुर के माता पिता हैं? मैं रुद्रा हूं। आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्टर ने तुरंत बात को आगे बढ़ाया। ये किडनैपिंग केस में जो विक्टिम है ये उनके पिता हैं। अगर ये मान जाते हैं तो मैं आपको आपके बेटे से मिलने दे सकता हूं। पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। औरत ने कसकर रुद्रा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें रुद्रा पर टिक गईं। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, आंटी तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। देखो, जयेश अभी जवान है, कम उम्र है। इस उम्र में बच्चे जोश में आकर गलती कर बैठते हैं। हम इस बात को आपस में सुलझा सकते हैं। रुद्रा के चेहरे का भाव हल्का सा बदला, लेकिन वो तुरंत कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने जयेश के पिता की तरफ देखा। वो प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे। रुद्रा को याद आया, एक वक्त था जब उन्होंने स्कूल के अवार्ड फंक्शन में बड़े गर्व से रुद्रा के कंधे पर हाथ थपथपाया था। रुद्रा ने सीधा उनकी आंखों में देखकर पूछा, क्या आप भी यही सोचते हैं? जयेश के पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बिल्कुल, आपस में सुलझाना ही बेहतर है। जयेश के जेल जाने से तुम्हारा भी तो कोई भला नहीं होगा, है ना? लेकिन अगर तुम केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे सकता हूं कि तुम बाकी की पूरी जिंदगी काम किए बिना आराम से गुजार सकते हो। औरत ने भी बेचैनी से हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, हम तुम्हें मुआवजा दे देंगे। जयेश अभी बहुत छोटा है। एक बार जेल में चला गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर रुद्रा ने उन्हें एक शार्प लुक दिया और गौरव को बिना देखे ऑर्डर दिया, गौरव, इन दोनों को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। गौरव ने तुरंत एक मोटी फाइल आगे कर दी। पहले 2 पन्ने पढ़ने के बाद ही उस जोड़े के चेहरे का रंग उड़ गया। उनमें जयेश माथुर के सारे पुराने कारनामों का कच्चा चिट्ठा था। लड़कियों को धमकाकर उनके साथ रिलेशन बनाना, जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में हेराफेरी करना। एक लंबी लिस्ट थी जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। बोर्ड मेंबर के माथे पर गहरी लकीरें खिंच गईं। उसने कांपते हाथों से 2 पन्ने पलटने के बाद आगे पढ़ने से इनकार कर दिया। औरत बुरी तरह कांप रही थी। रुद्रा ने उनके भावों को पढ़ते हुए पूछा, क्या आप अब भी यही सोचते हैं कि जयेश बस जवान और जोशीला है और उसे जेल नहीं जाना चाहिए? अचानक उस औरत ने चीखते हुए सारे डॉक्यूमेंट जमीन पर फेंक दिए और रुद्रा को घूर कर बोली, अपने बेटे को जन्म दिया है, मुझसे बेहतर उसे कौन जान सकता है? तुम लोग उसे बलि का बकरा बना रहे हो। ये सारे बेकार इल्जाम उस पर मढ़ रहे हो। फिर उसने डायरेक्टर को घूरते हुए गालियां देनी शुरू कर दी। जो केस तुम लोगों से हल नहीं होते वो सब मेरे बेटे के सिर डाल देते हो। अपने रिकॉर्ड के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तुम सब इंसान नहीं, बेरहम शैतान हो। डायरेक्टर ने रुद्रा की तरफ देखकर इशारों में पूछा कि क्या इन्हें यहां से भगा दिया जाए। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। मुझे याद आया। जयेश का पिता आगे की ओर लपका और रुद्रा के कंधे पकड़ने की कोशिश की। गौरव सैनी का रिएक्शन बिजली की तरह तेज था। उसने सफाई से एक ही झटके में उस आदमी का हाथ पीछे किया और मोड़कर उसे काबू में कर लिया। एक हाथ से उसकी बांह मरोड़ी और दूसरे से उसका सिर कसकर दीवार से दबा दिया। उस आदमी ने अपना चेहरा घुमाया और रुद्रा को घूरते हुए जोर से चिल्लाया, रुद्रा, तू तो वही रेपिस्ट है ना जिसे 6 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। प्राइम केयर यूनिवर्सिटी का कलंक, वो कमीना तू ही है। जेल में तो तुझे होना चाहिए। गौरव सैनी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने अपने हाथों का दबाव और बढ़ा दिया। उस आदमी के दांत दीवार से टकराए और होंठों से खून बहने लगा। औरत एक पल के लिए सन्न रह गई, लेकिन फिर वो पागलों की तरह चीखने लगी, अच्छा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहां से आए हैं। ये सब तुमने किया है। तुम जयेश को फंसाना चाहते हो। तुम जयेश को बर्बाद करना चाहते हो। तुम लोग इंसान नहीं,
जानवर हो, मैं तुम पर केस करूंगी। औरत गालियां देते हुए रुद्रा पर झपटी और उससे लड़ने की कोशिश करने लगी। इस बार डायरेक्टर खुद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने जोर से आवाज लगाई और कई पुलिस वाले जो अब तक ये सब देख रहे थे सब आगे आए। औरत अपनी पूरी ताकत से विरोध कर रही थी। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं। इस हाथापाई के दौरान औरत ने एक पुलिस वाले के हाथ पर नाखून मार दिया और खून की बूंदें चारों ओर छिटक गईं। जयेश का पिता गौरव की पकड़ में हिल भी नहीं पा रहा था। रुद्रा ये सब शांति से देखता रहा। थोड़ी देर की अफरा तफरी के बाद उस जोड़े के हाथ उनकी पीठ के पीछे कर दिए गए और उन्हें हथकड़ियां पहना दी गईं। पुलिस वाले उन्हें घसीटते हुए ले गए और इस दौरान भी उनकी गालियां बंद नहीं हुईं। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। डायरेक्टर ने माफी मांगते हुए कहा, रुद्रा साहब, माफ कीजिएगा, मैं इनसे बचता फिर रहा था और बस दरवाजे पर आपसे मिलने ही जा रहा था कि इन्होंने फिर से रोक लिया। रुद्रा ने सिर हिलाया। वो इस बात को और खींचना नहीं चाहता था। डायरेक्टर ने तुरंत बात आगे बढ़ाई। जयेश माथुर इस वक्त टेम्पररी होल्डिंग सेल में है और उसे जेल ले जाने वाले आर्म्ड पुलिसकर्मी रास्ते में हैं। क्या आप अब भी उससे मिलना चाहेंगे? रुद्रा की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। उसने ठंडी आवाज में कहा, बिल्कुल मिलना चाहूंगा। उसे पता तो चले कि वो मर कैसे रहा है। पुलिस स्टेशन का एक टेम्परेरी डिटेंशन रूम, जिसकी हवा में सीलन और हताशा की भारी गंध घुली हुई थी। स्टील की मोटी सलाखों ने कमरे को 2 हिस्सों में बांट रखा था। जयेश माथुर एक पीली मैली बनियान पहने बिस्तर के किनारे पर सिर झुकाए बैठा था। कुछ ही दिनों पहले वाला अकड़ और गुरूर हवा हो चुका था। अचानक सेल का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर गौरव सैनी के पीछे पीछे रुद्रा अंदर आया और दरवाजा वापस बंद कर दिया गया। रुद्रा बड़े आराम से कुर्सी पर बैठ गया और अपनी उंगलियों से मेज पर धीमी ताल में थपकी देने लगा। उसने गहरी आवाज में पूछा, जयेश माथुर, मुझे पहचाना या नहीं? ये जानी पहचानी आवाज सुनते ही जयेश ने एक झटके से अपना सिर घुमाया। उसकी खून जैसी लाल आंखें हैरानी से रुद्रा को घूर रही थीं। जैसे ही उसने रुद्रा का चेहरा देखा, वो किसी जंगली जानवर की तरफ दौड़ा। उसने दोनों हाथों से सलाखों को जकड़ लिया और उन्हें जोर से हिलाने लगा। वो चीखा, रुद्रा, ये सब तूने किया है ना? ये तेरी ही साजिश है। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो, जयेश का लहजा एकदम से बदल गया। वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, रुद्रा भाई, मुझे यहां से जाने देगा प्लीज? जो तू कहेगा मैं वो सब करूंगा। मैं बस इस जगह पर एक पल और नहीं रहना चाहता। प्लीज मुझे निकाल दे यहां से। रुद्रा के होंठों पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई। उसने कहा, जयेश माथुर, जरा अपनी अक्ल पर पड़े पर्दे तो हटाओ। इससे पहले तुमने कितने ही कांड किए, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। और जैसे ही तुम्हारा सामना मुझसे हुआ, तुम पूरी तरह से नाकाम हो गए। ऐसा क्यों हुआ, कभी सोचा है? रुद्रा ने अपनी आवाज को फुसफुसाहट की तरह धीमा करते हुए कहा, मैं यहां तुम्हारी माफी सुनने नहीं आया हूं। मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आया हूं, बस तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हें यहां भेजने वाला मैं ही हूं। ये सुनते ही जयेश की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, जैसे उसके सालों पुराने विश्वास का शीश महल एक पल में चकनाचूर हो गया हो। उसने चिल्लाकर कहा, मैं नहीं मानता। तू एक मामूली सा कैदी जो जेल की हवा खाकर आया है, तेरी इतनी औकात कैसे हो गई? आखिर क्यों किया तूने ये सब? रुद्रा ने बड़ी शांति से कहा, तुम्हें यहां से ले जाने वाले लोग जल्द ही पहुंचने वाले होंगे, लेकिन उससे पहले तुम चाहो तो अपने परिवार वालों से मिल सकते हो। तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहोगे? ये सुनते ही जयेश का कांपता हुआ शरीर अचानक थम गया और वो एकदम खामोश हो गया। एक लंबी खामोशी के बाद उसने अपनी भारी दबी हुई आवाज में जवाब दिया, मिलकर क्या करूंगा? मैं उनका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। रुद्रा ने हल्का सा सिर हिलाया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले,
वो कमरा एक बार फिर मौत जैसे सन्नाटे में डूब गया। जब वे पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो कैदी को ले जाने वाली गाड़ी पहले ही दरवाजे पर आ चुकी थी। डायरेक्टर से औपचारिक तौर पर हाथ मिलाने के बाद रुद्रा और गौरव सैनी वहां से निकल गए। गाड़ी में बैठने के बाद रुद्रा ने गौरव सैनी को सबसे नजदीकी लग्जरी कार शोरूम चलने के लिए कहा। रुद्रा ने कृति के लिए एक कार लेने का फैसला किया था। उसे धुंधला सा याद था कि जब कृति झा फैमिली के साथ थी तो वो एक सफेद रंग की BMW चलाती थी, इसलिए इस बार भी उसने सफेद रंग ही चुना। उसने खास तौर पर एक लग्जरी बिजनेस स्टाइल कार चुनी जो कृति के पर्सनालिटी से पूरी तरह मेल खाती थी। इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस को मिलाकर आखिरी कीमत 22 लाख रुपए पड़ी। उधर रुद्रा अपनी दौलत से कृति के लिए आराम खरीद रहा था और इधर कृति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक अलग ही जंग लड़ रही थी। दोपहर का वक्त था और प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल का एंट्रेंस लोगों से भरा था। ड्यूटी खत्म होने के बाद कृति ने अपना सामान पैक किया और अकेले ही सड़क के किनारे बस स्टॉप की ओर चल दी। इससे पहले कि वो हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकलती, किसी ने कृति को पीछे से आवाज दी, कृति जी, आप बस का इंतजार कर रही हैं? देखिए तो मौसम कैसा हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। आपको कोई लेने नहीं आ रहा क्या? कृति को आवाज देने वाली रिया सक्सेना थी, जो इसी साल डिपार्टमेंट में आई एक नई नर्स थी। कृति को रुकते देख रिया सक्सेना तेजी से उसके पास आ गई। उसकी आंखों में छिपी चालाकी साफ दिख रही थी। उसने बड़े उत्साह से कहा, ओह कृति जी, जरा रुकिए। पता है, मेरा अभी अभी एक बॉयफ्रेंड बना है। वो एक फॉरेन ट्रेड कंपनी में मैनेजर है और उसने नई कार भी खरीदी है। बोला था कि आज मुझे लेने आएगा। कृति ने बेरुखी से कहा, अच्छा है, मुबारक हो। रिया ने बनावटी अंदाज में हंसते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं। वैसे कृति जी, आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर भी आपका कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? कहीं आपकी बेटी की वजह से तो नहीं? मैं समझ सकती हूँ, हर किसी को तो बेस्ट नहीं मिल सकता ना। कृति ने कहा, मेरे मामलों की फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही रिया थोड़ी चिढ़ गई। उसने लापरवाह होने का नाटक करते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? चलिए, मैं अपने बॉयफ्रेंड से कहकर आपको घर ड्रॉप कर दूंगी। कृति ने कहा, जरूरत नहीं है, मुझे लेने के लिए कोई आ रहा है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने चौराहे पर किसी को रिया सक्सेना को पुकारते हुए सुना। सामने एक नौजवान खड़ा था जिसने यूनिफॉर्म जैसा सूट पहना हुआ था। वो रिया को बुला रहा था और बड़े गर्व से अपने पीछे खड़ी बिल्कुल नई सेडान कार पर हाथ थपथपा रहा था। रिया सक्सेना और भी ज्यादा उत्साहित हो गई और कृति को खींचना चाहा, लेकिन कृति ने हल्का सा घूमकर खुद को बचा लिया। माहौल तुरंत अजीब और तनाव भरा हो गया। रिया के बॉयफ्रेंड ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की और उसने आगे आकर पूछा, क्या हुआ? रिया ने ताना मारते हुए कहा, कुछ नहीं, बारिश होने वाली है तो मैं बस मेहरबानी करके इन्हें घर तक लिफ्ट ऑफर कर रही थी। पर कृति जी को तुम्हारी ये छोटी मोटी कार कहाँ पसंद आएगी? वो तो बस में भीगना पसंद करेंगी। ये सुनकर उस आदमी का चेहरा भी उतर गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो इतनी खूबसूरत है, लग्जरी कार का ख्वाब देखना तो बनता है। चल, हम चलते हैं। आसमान पूरी तरह घिर आया था और देखते ही देखते पानी की बारीक बूंदें जमीन पर पड़ने लगी। खूबसूरत है तो लग्जरी कार का सपना देखना तो बनता ही है। बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि कोई अमीर, अच्छी शर्तों वाला लड़का ढूंढ रही होगी। दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो अपनी छोटी सोच दूसरों पर थोपने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। रिया की जहरीली बातों ने कृति को दुख पहुंचाया था। उसकी पलकें हल्के से कांप रही थीं। ये सब सुनने की अब उसे आदत हो चली थी, लेकिन हर बार दिल में एक कांटा सा चुभ ही जाता था। उस रात ने कृति की पूरी जिंदगी बदल दी जब रुद्रा ने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ लिया था। कृति एक नाजों से पली शहजादी थी। किसकी हिम्मत थी जो उस पर ऐसे ताना कस दे? लेकिन वो सब गुजरा हुआ कल था। कृति के चेहरे पर कोई भी भाव न देखकर रिया ने नफरत से कहा, अकड़ तो देखो इसकी, करती रहो बस का इंतजार। हम तो चले अपनी कार में,
एसी की ठंडी हवा खाते हुए। इतना कहकर रिया अपने बॉयफ्रेंड के हाथ में हाथ डालकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही रिया ने अपनी साधारण सी सेडान कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठने को हुई, ठीक उसी वक्त एक शानदार BMW उनकी गाड़ी के ठीक पीछे आकर रुकी। ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। उस गाड़ी ने रिया का ध्यान खींच लिया। गाड़ी का दूधिया सफेद रंग, बारिश की बूंदें उसकी तराशी हुई लाइनों पर फिसल रही थीं। हॉस्पिटल की बड़ी बड़ी साइन बोर्ड की रोशनियां गाड़ी की बॉडी पर पड़कर उसे एक धुंधली नरम चमक दे रही थीं। अपने बॉयफ्रेंड की साधारण सी सेडान कार को देखकर रिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन उसने फौरन खुद को समझाया। आखिरकार दुनिया में अमीर लोगों की कमी नहीं थी। तभी BMW से काले रंग का लंबा कोट पहने एक हैंडसम आदमी बाहर निकला। हाथ में एक काला छाता लिए हुए पूरे कॉन्फिडेंस से भरे उस आदमी से रिया अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। रिया ने देखा कि वो आदमी सीधा कृति के पास जा रहा है। वो और कोई नहीं पर रुद्रा था। रुद्रा ने बड़े छाते को थोड़ा झुकाकर कृति को तेज बौछार से बचा लिया। छाते के नीचे खड़े वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। रिया की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। ये आदमी सच में कृति को लेने आया था, और वो भी इतनी अच्छी कार चलाने वाला, इतना जवान और हैंडसम आदमी। दूरी बहुत कम थी और उनकी बातें साफ साफ रिया के कानों में पड़ रही थीं। रुद्रा की मुस्कान में एक उम्मीद की झलक थी। उसने नरमी से कहा, कृति, रोज हॉस्पिटल से जिया को लेने के लिए बस से जाना तुम्हारे लिए बहुत इनकन्वीनियंट है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें किसी और से मदद लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया है। कृति ने हैरानी से सड़क के किनारे खड़ी उस कार को देखा। वो जानती थी कि ये बहुत महंगी है। उसने तुरंत मना करते हुए कहा, रुद्रा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लेती हूँ, ये बहुत ज्यादा है। रुद्रा ने कृति को कुछ और कहने का मौका ही नहीं दिया। उसने तुरंत कहा, बारिश देखो कितनी तेज है, अगर तुम बस का इंतजार करती रहोगी तो जिया को लेने में देर हो जाएगी। इतना कहकर उसने कृति का हाथ पकड़ा और कार की चाबी उसके हाथ में थमा दी। रुद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार चलाकर तो देखो। रुद्रा ने कार की तरफ इशारा किया और कृति की कलाई पकड़कर उसे गाड़ी की ओर खींच लिया। जब रुद्रा ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला तो उसकी नजर अनजाने में ऊपर उठी और सीधे रिया सक्सेना की आंखों से जा मिली, जिसकी आंखों में हैरानी, जलन और नफरत थी। रिया ने तुरंत ही अपना चेहरा घुमा लिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को बुरी तरह कुचल दिया हो। तभी कार के अंदर से रिया का बॉयफ्रेंड, जो पहले ही बैठ चुका था, जोर से चिल्लाया, अरे बाहर क्या देख रही हो? तुम्हारी डायरेक्टर को कोई लेने आया है तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, जल्दी बैठो। अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनकर रिया का गुस्सा और बढ़ गया। उसने झटके से कार का दरवाजा बंद किया और वो गुस्से में चीखी, क्या लेने आया है, अंधे हो क्या? उसने उसे कार गिफ्ट की है और वो भी BMW। उसके बॉयफ्रेंड को यह सब बड़ा अजीब लगा। उसने कंधे उचकाते हुए बुदबुदाया, अरे तो इसमें क्या है, वो डायरेक्टर है और खूबसूरत भी है, कोई उसे कार दे दे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, तुम इतना क्यों जल रही हो? ये सुनना था कि रिया जैसे किसी टाइम बॉम्ब की तरफ फट पड़ी और जोर से चीखी, हाँ वो खूबसूरत है और डायरेक्टर भी है और उसे एक बेटी भी है। अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो जाओ तुम भी उसे पटा लो, है तुम्हारे पास उसके बॉयफ्रेंड जितना पैसा। नई कार खरीदने की सारी खुशी बर्बाद हो जाने पर उसके बॉयफ्रेंड का भी पारा चढ़ गया। वो भी गुस्से में बोला, मैं ऐसा ही हूं और मेरी यही खटारा कार है, बैठना है तो बैठो, नहीं तो उतरो और जाओ बस में धक्के खाओ। रिया ने गुस्से में आकर कहा, ठीक है जा रही हूं मैं, तुम बहुत पछताओगे। इतना कहकर रिया कार से बाहर निकल गई और जोर से दरवाजा बंद किया। सेडान कार बिना एक पल रुके वहां से आगे बढ़ गई। रिया बिना छाता लिए कार से उतरी थी और बाहर तेज बारिश थी। उसका चेहरा पल भर में बारिश से धुंधला हो गया और सेडान कार के स्टार्ट होने पर
उछला गंदा पानी सीधा उसके कपड़ों पर आ गिरा। वो जोर से चीख कर जाती हुई कार को गालियां देने लगी। आसपास से गुजरते लोग उसे पागल समझने लगे। रिया शर्मिंदगी से गड़ गई और उसने फौरन अपना सिर झुका लिया। बेबस होकर वो बारिश से बचने के लिए वापस हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर आ गई। वहां से उसने देखा कि कृति उस खूबसूरत और शानदार BMW को चलाकर ले जा रही है। ये देख वो जलन के मारे रो पड़ी। उधर गाड़ी में रुद्रा ने पैसेंजर सीट पर अपना सीट बेल्ट लगाया और पूछा, वो तुम्हारी कलीग थी क्या? कुछ अजीब सी नहीं लग रही थी। कृति उस वक्त ब्रेक और गियर से खुद को फेमिलियर करा रही थी। उसने लापरवाही से कहा, शायद अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया होगा। दूसरों की बातों से कृति को कोई लेना देना नहीं था। किंडरगार्टन से जिया को पिक किया। नई कार देखकर छोटी जिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उस छोटी सी जगह में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ टटोलने लगी। कार के अंदर की जगह काफी बड़ी थी और रुद्रा ने सारे कोनों में नर्म कुशन लगवा दिए थे। जब आखिरकार उसकी खोजबीन पूरी हुई तो रुद्रा ने पीछे की सीट को एडजस्ट करके उसे एक रिक्लाइनिंग मोड में बदल दिया। उसने हल्का मसाज फंक्शन भी चालू कर दिया। लेदर की सीटें धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगी। रुद्रा ने जिया के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, आराम मिल रहा है ना प्रिंसेस? ये तुम्हारी मम्मा की कार है। जिया ने मीठी सी मुस्कान के साथ कहा, वाह सच्ची? ये सीट कितनी नरम है और कितनी बड़ी भी है। टैक्सी से तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अपना सर हिलाते हुए जिया बोल उठी, मम्मा रोज कितना काम करती हैं, फिर मुझे स्कूल छोड़ने और लेने भी आती हैं। बहुत थक जाती हैं। अब कार होगी तो मम्मा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपनी बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर कृति का दिल और आंखें दोनों ही भर आए। जिया हमेशा से ही समझदार थी और बहुत कम ही कोई फरमाइश करती थी। कृति ने रेयर व्यू मिरर में जिया को देखा और मुस्कुराई, हाँ बेटा, अब हमारी अपनी कार है। रुद्रा ने अपनी आवाज धीमी की और उसने आगे झुककर फुसफुसाया, कृति, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है और ये सब उसकी भरपाई नहीं कर सकता, पर प्लीज इसे मेरा एक छोटा सा हर्जाना समझकर रख लो। कृति ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। फिर धीरे से उसने अपना सिर हिला दिया। नई कार को ड्राइव करके कृति, रुद्रा और जिया के साथ विला पहुंच गई थी, जहां डिनर पहले से तैयार था। डाइनिंग टेबल पर चम्मच और कांटों की हल्की सी आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। पर यह खामोशी कोई मामूली खामोशी नहीं थी, बल्कि वो तूफान से पहले वाली खामोशी थी। जिया अपनी कुर्सी पर बैठी थी, एक हाथ में छोटा सा चम्मच पकड़े हुए। कृति ने नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और कुछ पल हिचकिचाई। फिर उसने रुद्रा की तरफ देखे बिना ही कहा, मैंने आज एक रियल एस्टेट एजेंसी से कांटेक्ट किया था। उन्होंने कुछ घरों की इंफॉर्मेशन दी है। मुझे लगता है कि वो ठीक रहेंगे। ये सुनते ही रुद्रा के हाथ से चम्मच नीचे गिर गई। उसने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी? अभी तो हमें यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं। उसकी आवाज में एक हल्की सी मायूसी थी। कृति ने सिर हिलाया। उसने रुद्रा की नजरें चुरा के कहा, देखो रुद्रा, हमेशा के लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी बहन का घर है। हम ज्यादा दिन बोझ नहीं बन सकते। ये सुनते ही रुद्रा की भौहें तन गईं। उसके चेहरे पर एक भारीपन आ गया। वो कुछ देर खामोश रहा, पर उसकी खामोशी देखकर कृति से रहा नहीं गया। उसने फिक्र से पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो? रुद्रा मन ही मन मुस्कुराया। उसे तो बहुत पहले से पता था कि स्वाभिमानी कृति यहाँ चैन से नहीं रह पाएगी। वो खुद को और जिया को किसी पे बोझ नहीं बनने देना चाहती थी। ये जानते हुए भी रुद्रा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। रुद्रा ने एक गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, कृति, हम अभी ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी बहन आर्या अभी भी बहुत बीमार है। उसकी हालत ठीक नहीं है और जब तक कोई उसके पास न हो,
मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ कुछ दिन रहने के दौरान कृति को ये तो पता चल गया था कि आर्या किसी बीमारी से उभर रही है, लेकिन बीमारी क्या थी और कितनी गंभीर थी, इस बारे में कृति को कुछ नहीं पता था। अब जब रुद्रा ने खुद ये बात कही तो उसे लगा कि मामला वाकई गंभीर है। भला ऐसी कौन सी मामूली बीमारी हो सकती है कि कोई खाने के लिए बाहर भी ना आ सके। वो हिचकिचाते हुए पूछ बैठी, आर्या को क्या बीमारी है? क्या ये बहुत सीरियस है? रुद्रा ने भारी मन से कहा, आर्या बहुत कमजोर हो गई है कृति। आराम करने के अलावा और कोई इलाज नहीं है। अभी मैं यहाँ हूँ तो उसकी देखभाल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो मुझे डर है कि केयर टेकर उसका ठीक से ख्याल नहीं रखेंगे। रुद्रा ने कृति की आंखों में देखते हुए कहा, जिन सालों में मैं यहाँ नहीं था, आर्या ने बहुत कुछ सहा है। आखिरकार अब मेरे पास लौटी है और मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उसे फिर से किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। ये वजह एक ब्रह्मास्त्र की तरह थी। कृति स्वभाव से नरम दिल की थी। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी अपनी जिद की वजह से आर्या को अच्छी देखभाल न मिले। तभी जिया ने कृति का कुर्ता खींचा और पूछा, मॉम, क्या हम यहाँ नहीं रहेंगे? क्या हम फिर से कहीं और जा रहे हैं? उसकी आवाज में एक उदासी थी। ये एक सवाल नहीं, एक तीर था जो सीधा कृति के दिल में जाकर लगा। उसने जिया की तरफ देखा और फिर रुद्रा की तरफ, जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और जिया से पूछा, नहीं बेटा, क्या आपको यहाँ अच्छा लगता है? जिया ने जोर से सिर हिलाया और दौड़कर रुद्रा की बांह से लिपट कर कहा, हाँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ये घर बहुत बड़ा है और पापा भी बहुत अच्छे हैं। इस एक पल ने कृति के सारे इरादे तोड़ दिए और उसने हार मान ली। उसने जिया के बालों में हाथ फेरा और प्यार से कहा, ठीक है, हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम पहले खाना खत्म करो। ये सुनकर जिया की आंखों में चमक आ गई। उसने राहत की सांस ली और खुशी खुशी खाने लगी। कृति ने चुपचाप रुद्रा की ओर एक नजर डाली तो सामने रुद्रा भी उसी को देख रहा था। जैसे ही उनकी आंखें मिली, रुद्रा ने हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ अपनी एक भौं उठाई। कृति ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। वो शाम तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन अगली सुबह अपने साथ एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट को लेकर आई। सब बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक जितेंद्र राणा वहां आ पहुंचे। हॉल में उनकी मुलाकात सीधे कृति से हो गई। कृति को उनके आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए जितेंद्र को देखकर वो साफ तौर पर चौंक गई। देश के 3 बड़े फैमिलीज के मेंबर होने के नाते दोनों कई पार्टीज में कई बार मिल चुके थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। झा फैमिली से निकाले जाने के बाद उसकी पहचान पहले जैसी नहीं रही थी। जितेंद्र काफी शांत और संयमित थे। कृति को देखकर उन्हें हल्की सी हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया और एक सज्जन मुस्कान के साथ कहा, मिस झा, काफी समय बाद मुलाकात हो रही है। इस तरह बिना बताए आने के लिए माफी चाहता हूँ। कृति ने बस हल्का सा सिर हिलाया, पर उसे थोड़ा संकोच महसूस हो रहा था। उसने कहा, राणा अंकल, आप यहाँ? सब ठीक तो है? जितेंद्र राणा हल्के से मुस्कुराए। मैं यहाँ रुद्रा से मिलने आया हूँ। अचानक एक काम आ गया, इसलिए आज सुबह सुबह ही आना पड़ा। उम्मीद है मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। तभी रुद्रा आर्या को देखकर वापस लौटा। मायावी लोमड़ी ने उसे जितेंद्र के आने की खबर पहले ही दे दी थी। रुद्रा ने पास आते हुए पूछा, जितेंद्र अंकल, इतनी सुबह सुबह? क्या कोई जरूरी काम था? ये देखकर कि दोनों को कुछ जरूरी बात करनी है, कृति ने तुरंत कहा, आप दोनों बात कीजिए, मैं जिया को स्कूल छोड़ आती हूँ। जितेंद्र मुस्कुराए। मिस झा, आप आराम से जाइए। जब भी टाइम मिले रुद्रा के साथ हमारे घर जरूर आइएगा। राणा साहब अक्सर आपका जिक्र करते हैं। कृति हैरान रह गई। राणा फैमिली के मुखिया राणा साहब युवा पीढ़ी के लिए हमेशा दयालु रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो अक्सर उसका जिक्र करें। जितेंद्र की ये बातें पक्का रुद्रा के लिए थी।
लेकिन सवाल ये था कि रुद्रा राणा फैमिली के इतने करीब कब से हो गया। कृति ने उस पर ज्यादा सोचा नहीं और वो ऊपर गई। जिया को सीधे लिफ्ट से गैराज में ले गई और गाड़ी चलाकर निकल गई। जैसे ही कृति की गाड़ी गेट से बाहर निकली, हॉल में दोस्ती और अदब का माहौल पल भर में गायब हो गया। जितेंद्र का चेहरा अब गंभीर हो गया था। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रुद्रा को सौंपते हुए कहा, रुद्रा, कुणाल पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रहा है। मुझे डर है कि गोयंका फैमिली का बिजनेस उसके हाथों में बर्बाद हो जाएगा। रुद्रा ने डॉक्यूमेंट उठाया और आराम से उसके पन्ने पलटने लगा। जितेंद्र ने आगे कहा, हालांकि तुमने मिलिट्री ज्वाइन कर ली है और अब तुम्हारा बेस भी बन गया होगा, लेकिन मिलिट्री के कनेक्शन बिजनेस के मामलों में ज्यादा काम नहीं आते। तुम्हें जल्द से जल्द कोई प्लान बनाना होगा। रुद्रा ने उनकी तरफ देखकर एक फीकी सी मुस्कान दी। रुद्रा ने डॉक्यूमेंट पर एक नजर डाली और उसे लापरवाही से किनारे रख दिया। उसने हल्के से कहा, मैं इस केस के बारे में जानता हूं अंकल। आपसे पहले वो चेतन जोशी के पास गया था। बिना सोचे भी ये पता था कि चेतन जोशी ने कुणाल को मना कर दिया होगा और वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए राणा फैमिली के पास चला आया। जितेंद्र की चिंता गहरी हो गई। गोयंका फैमिली की मौजूदा हालत पहले से ही डामाडोल है। चेतन जोशी सहयोग नहीं करेंगे और कुणाल जोशी फैमिली तक पहुंच नहीं सकता। मेरी तरफ से तो छोड़ ही दो, अब सिर्फ झा फैमिली बची है। ये कहते हुए जितेंद्र की नजरें रुद्रा पर टिक गईं। रुद्रा जानता था कि इसका क्या मतलब है। झा फैमिली अब कबीर झा के कंट्रोल में थी। अगर कुणाल झा फैमिली के पास पहुंचा तो कबीर झा के बेरहम अंदाज को देखते हुए ये गोयंका फैमिली को सीधे सीधे उसके हाथों में सौंपने जैसा होगा। रुद्रा ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने कहा, जितेंद्र अंकल, मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको एक नाटक करना होगा और ये केस अपने नाम पर लेना होगा। जितेंद्र तुरंत सब कुछ समझ गए। उन्होंने कहा, बेशक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम मेरे नाम का इस्तेमाल करके कुणाल को लापरवाह बनाना चाहते हो और फिर तुम खुद गोयंका फैमिली को अपने कब्जे में ले लोगे। पर क्या तुम्हारे पास इतने फंड्स हैं? रुद्रा ने हल्का सा सिर हिलाया। अंकल, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। मैं तुरंत इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन तैयार करवाता हूं और आपसे कांटेक्ट करने के लिए किसी को भेजता हूं। ये सुनकर जितेंद्र समझ गए कि उन्हें क्या करना है। जितेंद्र के जाने के बाद रुद्रा ने मायावी लोमड़ी को बुलाया। उसने उसे एक इंटरनेशनल कॉल मिलाने को कहा। एक बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला था। एक ऐसी बिसात बिछने वाली थी जिसके तार दुनिया के दूसरे कोने से जुड़ रहे थे। ठीक उसी पल दुनिया के पैसे का मक्का कहे जाने वाले वॉल स्ट्रीट में एक अलग ही तूफान उठ रहा था। मशहूर फाइनेंशियल कंपनी किंग की अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही थी। मीटिंग का वेन्यू किसी शाही महल से कम नहीं था। अमेरिका की फाइनेंशियल दुनिया के सैकड़ों दिग्गज, जिनकी एक हरकत से बाजार अर्श से फर्श पर आ जाता था, आज किसी भक्त की तरह मंच पर खड़े अपने बॉस को देख रहे थे। और वो बॉस था मित्तल, एक ऐसा नाम जो वॉल स्ट्रीट के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। मित्तल उन सब का भगवान था, उनका विश्वास था, लेकिन दुनिया के लिए वो एक शिकारी था। एक ऐसा शिकारी जिसके नाम से ही वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। 6 महीने पहले ही तो ये सब शुरू हुआ था। मित्तल ने 1 अरब अमेरिकन डॉलर की भारी भरकम रकम के साथ किंग की नींव रखी और बाजार में खून की होली खेलने निकल पड़ा। सिर्फ 6 महीनों के अंदर शेयर बाजार, फॉरेन एक्सचेंज, सोना, तेल, यहाँ तक कि हथियार, जब तक वो पैसा बना सकता था वो कुछ भी करने की हिम्मत रखता था और वो हमेशा पूरी तिजोरी भरकर ही लौटता था। टाइम मैगजीन ने उसे नोटों का शिकारी कहा था। वॉल स्ट्रीट पर दूसरे लोग पैसा कमा रहे थे, लेकिन वो सीधे अमीरों की तिजोरियों पर डाका डाल रहा था। एक अफवाह थी कि मित्तल के ऊपर भी कोई है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। मित्तल ने मंच पर खड़े होकर माइक हाथ में लिया। उसने अपने सामने भीड़ को देखा और कहा,
लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब आज यहाँ मेरे साथ खड़े हैं और आपको इस पर गर्व होना चाहिए क्योंकि ये हम सब की शान है। पूरा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंस में था। हर कोई मित्तल के एक एक शब्द को अपने जहन में उतार रहा था। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और जोश से चिल्लाया, आप जो कुछ भी चाहते हैं, नोटों की गड्डियां, दुनिया की सबसे बढ़िया शराब, आलीशान विला, वो सब कुछ जिसका आप सपना देखते हैं, वो सब यहाँ हकीकत बन सकता है। तभी अचानक एक घबराई हुई, कांपती हुई आवाज ने मित्तल को बीच में ही टोक दिया। बॉस। मंच के ठीक नीचे उसका असिस्टेंट हाथ में फोन लिए पागलों की तरह मित्तल की तरफ इशारा कर रहा था। हॉल में बैठे सभी लोगों का ध्यान उस पर चला गया। सबके मन में एक ही सवाल था, इतने जरूरी मौके पर जब मित्तल खुद बोल रहा हो, उसे एक मामूली फोन कॉल के लिए टोकना, ये असिस्टेंट कर क्या रहा है? हर कोई उस असिस्टेंट को ऐसे घूर रहा था मानो उसे कच्चा चबा जाएगा। बेचारे का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था और वो सिर से पांव तक ठंडे पसीने में नहा गया था। लेकिन उसे अपने बॉस का हुक्म याद था, पर मित्तल ने ही उसे सख्ती से ऑर्डर दिया था, एक बार इस फोन पर किसी की कॉल आ जाए तो चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे मौका कितना भी जरूरी क्यों ना हो, उसे फौरन बताना ही होगा। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में फिर से पुकारा, बॉस। लेकिन जैसे ही मित्तल की नजर उस फोन पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। जो शिकारी कुछ पल पहले दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की बातें कर रहा था, वो एक फोन को देखकर ऐसे घबरा गया जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी हो। सैकड़ों लोगों की हैरान नजरों के बीच वो सीधे मंच से उतरा और फोन लेने के लिए आगे बढ़ा। एक शख्स ने पास वाले के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मित्तल ने हम सबको एक फोन कॉल के लिए छोड़ दिया, आखिर फोन के उस पार है कौन? दूसरा बोला, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? मित्तल और एक फोन कॉल के आगे झुक रहा है। तभी एक कोने से धीमी आवाज आई, इसका मतलब वो अफवाह सच थी। मित्तल के पीछे सच में एक रहस्यमयी बॉस है। मित्तल को इतनी बड़ी मीटिंग और सैकड़ों एम्प्लॉइज को छोड़ने पर मजबूर कर देना, ये काम सिर्फ अफवाहों में रहने वाला वही रहस्यमयी पूर्वी बॉस ही कर सकता था। ये वही शख्स था जिसने मित्तल को $1 अरब दिए और आज की किंग कंपनी खड़ी करवाई थी। ये सब वाकई सच था। लेकिन इस झटके के बाद सभी को और भी ज्यादा गर्व महसूस हुआ और वो और भी ज्यादा दीवाने हो गए, क्योंकि उनका असली बॉस तो मित्तल से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। सबकी जलती हुई नजरों के बीच मित्तल ने कांपते हाथों से फोन उठाया और उसे अपने कान से लगाया। उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, पूरे 6 महीने हो गए सर, आपने आखिरकार मुझसे कांटेक्ट किया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। उसने आगे कहा, 6 महीने पहले आपने रणभूमि से मेरी जान बचाई थी और आपने मुझे संभालने के लिए $1 अरब दिए थे। मैंने उसका इस्तेमाल एक फाइनेंशियल कंपनी बनाने के लिए किया। उसकी आवाज में गर्व और शुक्रगुजारी का मिला जुला भाव था। उसने कहा, मैंने आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया है सर। अब मैं आपको गर्व से बता सकता हूं कि वो $1 अरब $3 अरब में बदल गए हैं। आप इसे किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं और अनगिनत फिक्स्ड एसेट्स अलग हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर, 6 महीने में ये $10 अरब बन जाएंगे। मित्तल की आंखों में आंसू भर आए थे। उसकी आंखों के सामने 6 महीने पुराना वो मंजर घूम गया जब उसे फंसाया गया था और वो मौत के मुंह में था। उसने तो सोच लिया था कि वो नॉर्थ की उसी रणभूमि में मर जाएगा। ये रुद्रा ही था जिसने उसे सेनाओं के चंगुल से बचाया था। वो न केवल बच गया, बल्कि रुद्रा ने उसकी प्रतिभा को भी पहचाना। उसे वॉल स्ट्रीट पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए $1 अरब दिए और उसे एक शानदार दूसरी जिंदगी दी। अगर रुद्रा न होता तो वॉल स्ट्रीट को दहलाने वाला शिकारी कभी पैदा ही नहीं होता।
मित्तल की उत्साहित आवाज सुनकर रुद्रा भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ। उसने शांत आवाज में कहा, मित्तल, वो सब बीती बातें हैं। नॉर्थ की जंग खत्म हो चुकी है और मैं अब अपने होम टाउन लौट आया हूं। रुद्रा ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, अब मुझे तुमसे एक काम करवाना है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक कंपनी को खरीदो। रुद्रा ने उसे गोयंका फैमिली की स्थिति के बारे में बताया। मित्तल ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, सर, सिर्फ एक कंपनी? आपकी मौजूदा फाइनेंशियल ताकत के साथ अगर आप इंडिया में बिजनेस का जाल बिछाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इंडिया के कई टॉप ग्रुप्स को खरीद सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगेगा सर।